नियमित ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले इधर हाल के कुछ दिनों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मिल करके लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां नक्सलियों का दबदबा माना जाता था, वैसे तमाम क्षेत्र थे, उन सभी पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। 22 सितंबर को औरंगाबाद जिले की पुलिस के द्वारा जो हमारी संयुक्त बल है, जिसमें सारे बल हमारे शामिल हैं, उसके द्वारा कार्रवाई कर 18 लाख के घोषित नक्सली विनय यादव उर्फ किसले उर्फ मुराद जी उर्फ गुरु जी को गिरफ्तार किया गया था। ये सूचना मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। उसकी स्वीकारोक्ति बयान के बाद और कार्रवाई करने पर उसी दिन मदनपुर थाना क्षेत्र में चकरबंधा के पचरुखिया पहाड़ी पर जमीन के अंदर दबाया हुआ लॉकर से 20 लाख रुपए बरामद किया गया। ये 22 और 23 सितंबर को घटना हुई और ये हमारी उपलब्धि हुई। उसके 2-3 दिनों के बाद फिर पुलिस ने जो अभियान चलाया, 25 सितंबर को मदनपुर थाना में कांड दर्ज करके 14 नामजद और 20 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई और जबरदस्त छापामारी अभियान किया गया। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे छापामारी में औरंगाबाद जिला पुलिस, कोबरा वाहिनी की एक टीम और एसएसबी जो पूरे औरंगाबाद में 2 जगह पर है, सीआरपीएफ पूरे औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्र में 3 जगह पर है और राज्य की जो एसटीएफ जो विशेष कार्य बल है वो 3 जगह पर है। अगर मैं आपको कहूं कि 3 जगह सीआरपीएफ, 3 जगह एसएसबी और कोबरा, 3 जगह एसटीएफ, मतलब 9 तरीके से उनकी 9 जगह पुलिस को घेराबंदी के लिए लगाया गया और 9 विभिन्न टुकड़ियों की जो घेराबंदी है उसके कारण जो अभियान किया गया। तो 25 इन 2 घटनाओं के बाद 25 सितंबर को जो घटना हुई, जो रिकवरी हुई, उसमें एसएलआर के 1000 से ज़्यादा कारतूस बरामद किए गए, जिंदा कारतूस। 315 राइफल जो है उसकी 13 बोल्ट लगा के जो फायरिंग होती है उसको बरामद किया गया। एसएलआर की 5 मैगजीन, इंसास की 11 मैगजीन और .315 राइफल की 23 मैगजीन बरामद की गई। तो कुल मिला के इस घेराबंदी से उस पहाड़ पर हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया गया। ये तीसरी हमारी कामयाबी हुई पिछले 10 दिनों में। पहले एक नक्सली पकड़ा गया, फिर 20 लाख रुपए बरामद किए गए, फिर इतने सारे हथियार पकड़े गए। और इसमें सबसे उल्लेखनीय सफलता है जो मैं आपको बता दूं कि कल वहाँ के एक जमींदार उर्फ युगल नामक एक नक्सली को पकड़ा गया जो 18 कांडों में वांछित नक्सली था। ये कल की घटना है जिसको कि आज वैधानिक कार्रवाई हो रही है और आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहा हूं। तो पिछले 10 दिनों में उस पूरी पहाड़ी की जो जबरदस्त घेराबंदी हमारी संयुक्त टीम ने की है उसकी उपलब्धि। दूसरी मुख्य उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी बिल्कुल ताज़ी खबर है, लेटेस्ट, जिसको आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। कल कैमूर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लगभग 3.5 वर्षीय लड़की को, जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, एक लड़के के द्वारा, जिसकी उम्र करीब 18-20 साल के आसपास थी, स्कूल में आ करके उस लड़की का हाथ पकड़ के ले जाए जाने की सनसनीखेज घटना का पता चला। लड़की का बैग स्कूल में ही था। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस वहाँ पहुँची, छानबीन शुरू किया गया तो पता चला कि कभी भी वो 3.5 साल की लड़की किसी बाहरी आदमी के साथ में जाने का कोई मामला नहीं बनता है। तमाम सर्विलांस कैमरा, सीसीटीवी, दुकान जो आसपास थी, स्कूल के बाहर दुकानें थी, उन सब से पूछा गया तो किसी ने भी ये नहीं पुष्टि की कि किस लड़के के द्वारा ले जाया गया, परंतु कुछ सीसीटीवी में उस लड़के को ले जाए जाते देखा गया। जो उसके माता पिता हैं अरविंद सिंह, उनकी एक दुकान है, आरा मिल वगैरह है। तो बहुत तरीके की तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी। पुलिस की सारी टीम लगी। पुलिस अधीक्षक कैमूर स्वयं वहां पहुंचे
और सब तरह से जो भी तकनीकी साधन हो सकते थे उसके आधार पर ट्रैक किया गया, लोकेशन लेने की कोशिश की गई और तमाम जो सूत्र लगाए गए उसके आधार पर आज सुबह 7 बजे उस लड़की को हजारीबाग के रामगढ़ जिला से बरामद कर लिया गया, लड़की को मुक्त करा लिया गया है, अपहर्ता गिरफ्तार हो गया है और इंडिका कार को भी वहाँ पे रोका गया है। कैमूर पुलिस की टीम हजारीबाग के लिए प्रस्थान कर गई है और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मुझे बताया कि महज 15 किलोमीटर दूर है अभी पुलिस की टीम पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचेगी उससे पूछताछ की जाएगी तो सारी बातें और सामने आएंगी। इस प्रकार से सनसनीखेज नाबालिग बालिका के अचानक स्कूल से ले जाए जाने के पीछे पूरा का पूरा उद्भेदन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। 2 दिन पहले एक और सनसनीखेज अपहरण की सूचना मिली थी कि भागलपुर जिले की ये घटना थी। भागलपुर जिले के घोघा एक ओपी है, उस घोघा ओपी में रूपन मंडल का एक पुत्र है, रूपन मंडल का एक पुत्र है जो नंदन कुमार, वो घर पर नहीं है और कुछ सूचनाएं उसके दोस्तों के द्वारा इस तरह से पुलिस को दी गई कि 3 मोटरसाइकिल पर 5 अज्ञात अपराधकर्मी उसको ले गए। पुलिस के द्वारा तत्काल SIT का गठन किया गया और आसपास से जो पूछताछ की गई तो उसमें मामला कुछ संदिग्ध नजर आया। पुलिस के द्वारा तत्काल उसके बैंक अकाउंट और बाकी सब चीज़ों का जब एनालिसिस किया गया, जो तथाकथित अपराध था, तो सारी की सारी बात पता चल गई और ये पता चल गया कि उस अपहृत नंदन कुमार का अपहरण नहीं हुआ था, जबकि वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे, क्रिकेट मैच में पैसा लगाते थे, जिसमें पैसा नहीं रहने के कारण इनके द्वारा अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पिता से पैसे लेने के लिए इस तरह का नाटक किया गया। तो इस घटना का भी पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया। इसके अलावा नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक गांव का पुल है, उसके पास एक पक्की सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उसके पंकज कुमार जा रहे थे, उनका 1,15,000 रुपये लूट लिया गया, एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया। इस घटना की, ये 16 सितंबर की घटना है, इस घटना का बहुत जल्दी उद्भेदन कर लिया गया और इसमें 4 अपराधकर्मी सभी नारदीगंज थाना नवादा के थे, जो कि मुफस्सिल थाना नवादा से कुछ दूरी पर है। उसके अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों मोटरसाइकिल अपराधकर्मियों की बरामद कर ली गई है। उसके अलावा और मोबाइल फ़ोन जो बरामद हो गए हैं, तो कुल 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, नगद राशि 17,000 करीब बरामद कर ली गई और 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार कर लिए। इस प्रकार से इस लूट का सफल उद्भेदन हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सड़क लूट की घटना हुई थी रोहतास में, जिसमें नोखा थाना के पास भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ऋषि कुमार ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इनके द्वारा सूचना दी गई कि 60,000 रुपये इनका लूट लिया गया और इनको गोली मार दी गई। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक लूट और हत्या का ये कांड दर्ज हुआ 23 सितंबर को। एक हफ्ते के अंदर में ही टेकेंट और ह्यूमेंट, जिसको मैं कहता हूँ मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना, दोनों का सही तरीके से एनालिसिस किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लूटी गई राशि में से 8,200 रुपये बरामद कर ली गई। 2 देशी कट्टा और एक पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया और इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण अपराध की घटनाएं थी। अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधी हमारी विशेष जानकारी है उससे मैं आपको अवगत करा दूँ। सबसे पहले मैं आपको क्लोजर रिपोर्ट हमने मंगाई थी। कोई भी फेस्टिवल जब होता है तो हम लोग एक क्लोजर रिपोर्ट मंगाते हैं कि उसमें किस तरह का डिप्लॉयमेंट रहा। पितृपक्ष गया की क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमारे पास में। तो आपको पता है कि 9 सितंबर से 25 सितंबर तक पितृपक्ष मेला निर्बाध और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस वर्ष लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के पितृपक्ष मेला में आए जाने का अनुमान प्रारंभिक रूप से लगाया गया है। फिर भी उसकी डिटेल अभी गणना की जा रही है, जो तरीके जिला प्रशासन ने लगाए थे।
प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हज़ार श्रद्धालुओं का आगमन हुआ तथा विशेष तिथियों में जो पितृपक्ष की विशेष तिथि हैं उसमें एक दिन में 50 से 60 हज़ार लोगों के भी आने की सूचना मिली। श्रद्धालुओं की इतनी बृहद संख्या आने के दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, श्रद्धालुओं के आवासन, विधि व्यवस्था संधारण तथा अपराध मुक्त आयोजन एक बहुत बड़ी सफलता गया पुलिस प्रशासन और गया प्रशासन के लिए रहा। इस कुशल प्रबंधन के लिए और मुख्यालय के स्तर से जो अनुश्रवण किया गया और कर्तव्यों की सही प्रकार से जिम्मेवारी जो निर्वहन हुई है उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इस पूरे प्रशासनिक प्रबंधन में 4,500 से ज़्यादा पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई जो 24 घंटे कार्यरत रहे। पूरे मेला क्षेत्र को 43 जोन में बांटा गया और प्रत्येक जोन में एक सब इंस्पेक्टर को हम लोगों ने तैनात किया था और इन सब के नियंत्रण के लिए एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कुल 70 पुलिस के शिविर बनाए गए थे। इस शिविर में भी हमने दरोगा और एएसआई स्तर के कोटियों को प्रतिनियुक्त किया था। संवेदनशील स्थानों पर 3 पाली में तथा अन्य शिविरों में हमने 2 पाली में डिप्लॉयमेंट किया था। मे आई हेल्प यू पुलिस का जो काउंटर है वो भी जगह जगह बनाया गया और इसमें करीब 50 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। अराजक तथा असामाजिक तत्वों पर रोकथाम के लिए 50 पुलिसकर्मियों को सादे लिबास में आसूचना के लिए उस पूरे इलाके में तैनात किया गया जो कि मेला के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे थे और आवागमन के विभिन्न मार्गों पर भी तैनात थे। 2 कंट्रोल रूम की अरेंजमेंट किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी गई और कोई भी दिक्कत आने पर, कोई भी समस्या आने पर जो हमारी अलग अलग टीम पूरे मेला के लिए थी वो कंट्रोल रूम के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों से कंट्रोल में थी। आगंतुक श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया गया। सभी श्रद्धालु इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट और बहुत खुश नजर आए कि इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी मानी गई। वृद्ध और लाचार श्रद्धालुओं को सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में सहायता भी पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रदान की गई और सभी श्रद्धालुओं द्वारा इसकी सराहना भी की गई। यातायात प्रबंधन हेतु वन वे यातायात प्रणाली को भी लागू किया गया। यातायात पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई। यातायात सुचारू रहा और कहीं से भी कोई विशेष जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी प्रतिनियुक्ति की गई। कोई आपराधिक घटना प्रतिवेदित नहीं हुई। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनको सही समय पर भोजन मिले जिससे वो ड्यूटी कर सकें, इसकी व्यवस्था भी की गई और उनके ड्यूटी के स्थान पर ही उनको निर्धारित भोजन भी इस बार पुलिस प्रशासन ने अपने कर्मियों को उपलब्ध कराया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ड्यूटी में दे सकें। तो ये हमारी एक उपलब्धि प्रतिपक्ष मेला को लेकर के रही जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। बिहटा थाना के अमनाबाद गांव और अमनाबाद गांव से सटे अमनाबाद दियरा में गोलीबारी की सूचना मिली हुई। सूचना पर ये एरिया बिहटा, मनेर और नदी के उस तरफ कोइलवर और इस तरफ जाएंगे तो छपरा का डोरीगंज, ये सब नदियों के दियरा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ सोन नदी का दियरा और डोरीगंज की तरफ बढ़ते हैं तो गंगा नदी का दियरा पड़ता है। दियरा में जगह जगह टापू बने हुए हैं और उसमें जो गोलीबारी की सूचना मिली उस पर पुलिस की टीम पहुंची है। वहां पर जाने पर जो पता चला और जो जानकारी मिली और जो घटनास्थल का निरीक्षण हुआ उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि 2 पक्षों के बीच वहां गोलीबारी हुई है। कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, पुलिस उन सब की जांच कर रही है। 50 वहाँ खोखे मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ गोलीबारी हुई है। एक व्यक्ति की मनेर सरकारी एक व्यक्ति की जिसका नाम विमलेश कुमार जो इस दियरा में मजदूर के रूप में काम करता था उसकी गोली लगने से मृत्यु की बात पता चली है। चांदी थाना भोजपुर का ये रहने वाला था। वहाँ पर उनके परिजनों द्वारा फर्द बयान दर्ज कराया गया। पुलिस को तत्काल जैसे ही सूचना मिली ये कहा गया था कि कितने लोगों को गोली लग सकती है, लगी हुई है या कितने लोगों की मृत्यु होने की संभावना है, उस पूरी छानबीन की जाए। पुलिस के द्वारा आसपास के गांव में, बिहटा में, मनेर में या आसपास के सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जांच किया गया।
अभी तक मेरे पास में जो सूचना है उसके अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के गोली से जख्मी होने का कोई भी व्यक्ति वहाँ भर्ती नहीं हुआ है। आज सुबह ही पुलिस को पुनः निर्देश दिया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तैयार करें, फोर्स को जुटा करके, और फोर्स के साथ में आसपास के इलाकों के थाना प्रभारियों के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन करें। इस पूरी घटनाक्रम में कांड दर्ज करके जो वांछित अभियुक्त हैं, जो इस कांड में किए हैं, उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई और ठोस कार्रवाई बहुत जल्दी करने का निर्देश दिया गया। लेकिन बालू माफियाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी गैंगवार हुआ, कई बार बालू माफिया पर लॉ एंड ऑर्डर को पूरा हाथ में लेकर जिस तरह से ये खेल हो रहा है, क्या लगता है पुलिस के लिए चैलेंज नहीं है? जो आपने बात कहा वो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। पुलिस के साथ साथ जो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है उसकी भी जिम्मेवारी है, पुलिस की भी जिम्मेवारी है, और पुलिस की जिम्मेवारी के तहत ही पुलिस ने वहाँ पर जाके कार्रवाई की, सारा जो अभी तक घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और अब पुलिस, चूँकि क्रिमिनल कांड दर्ज हो गया है, तो पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेगी, और इस मामले में जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिस अभियुक्तों की शिनाख्त हो जाएगी, उन अभियुक्तों को पकड़ने की कार्रवाई करें। मैं आपको बता देता हूँ, पिछले कितने दिनों का फिगर है ये, मैं आपको बता देता हूँ। उस पूरे इलाके में बालू पर बहुत सशक्त कार्रवाई की गई। कितने दिनों की कार्रवाई? मेरे पास में पूरी सूची जो प्राप्त हुई, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी सूची प्राप्त हुई है। और ये जो है 1 जून से 31/9 तक, मतलब ये 3 महीने जब बालू का खनन बंद रहता है, जून से लेकर के अभी सितंबर तक, 21 सितंबर तक की सूचना है। कब तक की है? 21 तक की। कुल 44 कांड दर्ज किए पुलिस, 44 FIR, सैकड़ों पोकलेन मशीन, सामान, बहुत सारी गिरफ्तारी। मेरे पास फिगर, रानी तालाब में 16 कांड, बीटा में 11 कांड, मनेर में 6 कांड, दानापुर में 5, पालीगंज में 2, शाहपुर में 1, सिगौड़ी में 1, दुल्हिन बाजार में 1, विक्रम में 1, कुल 44 कांड। बोला आपको मैं फिगर बता दूं, 5 पोकलैन, 2 ट्रैक्टर, 1 हाईवा, 8 ट्रैक्टर, 1 ट्रैक्टर, ये तरह तरह की हमारे पास में सूचनाएं हैं। कुल 44 घटनाओं में क्या क्या पुलिस ने कार्रवाई की, ये केवल 3 महीने की है। अगर इस 3 महीने के अलावा मैं इस साल की आपको बात बताऊं, मेरे पास में फिगर है, दानापुर अनुमंडल, केवल दानापुर अनुमंडल, जून में 15 छापेमारी की गई, 10 प्राथमिकी हुई, 8 गिरफ्तारी हुई व्यक्तियों की, अभियुक्तों की, और 39 जब्त वाहन, जिसमें 14,25,000 करीब दंड की राशि बरामद की गई है। ये विभिन्न प्रकार की जो मेरे पास में खनन परिवहन से संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट है वो है, उसी का समरी है। और जुलाई में 14 छापेमारी, 9 प्राथमिकी, 57 वाहनों को जब्त किया गया, 20 लाख दंड की राशि है। इसी तरह से 16 छापेमारी, 9 प्राथमिकी अगस्त में हुआ, 65 जब्त वाहन है, इसमें 25 लाख 21,864 रुपए की दंड की राशि बरामद की गई है। 25 सितंबर तक 2 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं, 30 वाहन जब्त किए गए, इसमें दंड की राशि अभी खनन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई। मैं केवल इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सारे आंकड़े हैं वो पुलिस की कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं, और पुलिस की कार्रवाई का ही नतीजा है कि ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, जब्त वाहन हुए हैं, और कुल मिलाकर के इस पूरे इलाके में पुलिस की जो कार्रवाइयां सामने रखी हैं। घटना जब हुई तो पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस वहां पर गई। आपको पता है कि वहां पर जाने में जो समय लगा होगा, और जो सूचना मिलने पर और जो
फोर्स को एकत्रीकरण करने पर मैंने आपको बताया कि इस कांड को बहुत गंभीरता से लिया गया है। और इस कांड के बाद अब इस में जैसे आपको पता है गिरोह के बहुत सारे लोग जेल में भी बंद और बहुत सारे लोग जमानत पर आकर के फिर अपराध कर रहे हैं। हम लोग सशक्त अभियान फिर चलाएंगे। हो गया पॉलिटिशियन के दबाव में रहती है पुलिस वाले में गिरोह आइडेंटिफाई कुछ पता चला कौन के बीच गोली चली? जानकारी है, पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और पुलिस इसमें कार्रवाई करके आपको जब गिरफ्तारी कर लेगी आपको बता देगी। मुख्य रूप से 2 गिरोहों के वहां पर कार्यरत रहने की सूचना है। एक फौजिया गिरोह के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम मेरे पास में नहीं है, और एक दूसरा है सिपाही गिरोह। सिपाही गिरोह का जो मुख्य सरगना है वो जेल में है। तो कुछ लोग इसमें मुख्य सरगना जब जेल में है तो बाकी लोगों ने मिलकर अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए और दूसरे गिरोह से बदला लेने के नियत से ऐसी फायरिंग की घटना की है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने की कंफर्मेशन हुई है। बाकी पुलिस वहाँ पे अभियान कर रही है, गिरफ्तारी की जाएगी। वी कैन लीव दिस इशू। अब हो गया सर, एक सवाल है कि रोजाना सैकड़ों नाव जाती है, तो जब नाव गंगा के पार करती है, हाजीपुर जाती है, तो उस समय पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्यों नहीं उन नाव को? पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, मैंने केवल दानापुर अनुमंडल की आपको बात बताई है। इस तरह से बाकी अनुमंडल, भोजपुर जिला, छपरा जिला, सभी जगह पुलिस कार्रवाई करती है, कर रही है। और इसमें खनन विभाग का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स बना हुआ है, उस टास्क फोर्स के तहत भी कार्रवाई की जाए। मेरा सवाल ये है कि लगातार आपने जो आंकड़े गिनाए हैं, लगातार कार्रवाई की, यानी कि वहाँ ये चीज़ एक्टिविटी बढ़ी, इसके बाद भी ये घटना हुई, क्या आप मानते हैं कि लोकल पुलिस कहीं फेल हुई है? लोकल नहीं, ये सारी कार्रवाई आसूचना पर आधारित है और आसूचना के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। लोकल पुलिस भी इसमें शामिल है, विशेष टीम भी इसमें शामिल है, संयुक्त दल भी इसमें शामिल है। पुलिस और खनन विभाग या परिवहन विभाग, जो भी सूचना मिलती है, टास्क फोर्स बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस टास्क फोर्स को हेड करते हैं और पुलिस अधीक्षक के कोऑर्डिनेशन से कार्रवाई होती है। सब विभाग मिलकर इसमें कार्रवाई करें और पुलिस की अग्रणी भूमिका है। पुलिस की अग्रणी भूमिका के साथ पुलिस आगे बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रही है। जो आपराधिक तत्व हैं उस पर निश्चित रूप से हम लोग काबू पाके लगाम जो लगी हुई है उसको और टाइट करें। सर, PFI में बैन हुआ है, बिहार पुलिस किस तरह से एक्ट कर रही है? और क्या कुछ अगला स्टेप होगा? PFI पे जो बैन हुआ है केंद्र सरकार ने लगाया, उसमें बिहार PFI पर जो बैन की सूचना मिली है, UAPA एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और UAPA एक्ट के तहत जो नियम और जो प्रोसीजर है उसके तहत बिहार पुलिस काम करेगी।